नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सभी का पुनः अपनी आईसीटी की अगली एक नई क्लास में। तो उदयपथ 1.0 दिसंबर 2025 यूजीसी नेट जेआरएफ की यात्रा अब क्लास नंबर 1 से हम पहुंच चुके हैं क्लास नंबर 5 पर। तो आज हम आईसीटी यानी पेपर 1 की जो हमारी यूनिट नंबर 8 है आईसीटी, उसकी हम क्लास नंबर आज 5 पे हम पहुंच चुके हैं। कल हमने जो मेमोरी यूनिट पढ़ा था उसी को हम आगे आज चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने अभी तक आईसीटी में क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कंप्यूटर का विकास, जिसमें हमने कंप्यूटर की सभी जनरेशन का अध्ययन किया था। देन हमने कंप्यूटर्स के टाइप से पढ़े थे। उसी के अंतर्गत हमने सुपर कंप्यूटर्स एनएसएम 2015 हमने पढ़ा था, यानी कि भारतीय सुपर कंप्यूटर मिशन 2015 हमने उसके अंतर्गत उसका विश्लेषण किया था। कुछ हमने इंडियन सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट देखी थी और कुछ बेसिक लेवल की कुछ जो रैंकिंग से जो सुपर कंप्यूटर्स है उनको हमने अध्ययन किया था। फिर हमने सभी कंप्यूटर्स के हार्डवेयर्स पढ़े थे, मदरबोर्ड्स भी पढ़ा था हमने उसी के अंतर्गत कल की क्लास में। फिर हम आ जाते हैं आउटपुट इनपुट डिवाइस पे। उन सब पे हमने एक क्लासेस पूरी ली थी, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस को अच्छे से समझा था। फिर हमने कल की क्लास में मेमोरी यूनिट को अच्छे से समझा। मेमोरी यूनिट के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हमने अच्छे से सभी उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या मेमोरी डिवाइसेस होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इन सबको हमने अच्छे से समझ लिया है। और साथ ही में हमने रैम एंड रोम की जो विशेषता है, जो उसका चरित्र है, जो उसकी स्पेशलाइजेशंस हैं जिस चीज में, उस सबको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। क्लियर? तो रैम और रोम को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। तो अभी भी हम जो प्राइमरी मेमोरी ही कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी हम देखते हैं तो अभी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी के अंतर्गत हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? तो इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी या प्राथमिक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में हम क्या क्या चीज देख चुके हैं? इसके अंतर्गत दो मेमोरीज होती हैं, एक होती है आपकी रैम और एक होती है आपकी रोम। तो हमने इन दोनों की कल अच्छे से विशेषताएं दोनों को हमने समझ लिया था रैम एंड रोम में। क्लियर? कौन कौन सी दो मेमोरी मैंने बताई आपको? एक होता है आपका रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबकी फुल फॉर्म आप लिख ही रहे होंगे, मैंने अपनी सभी क्लासों में बताया है कि सभी फुल फॉर्म्स के लिए अलग से एक आप 4-5-6 पेज अलग से निकाल लीजिएगा। वो सभी फुल फॉर्म आपको उसमें लिखते जाना है। साथ में जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ वो सभी की सभी आपके पास लिखी होना चाहिए, और उसका मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होगा, तभी जाके आपको उसका आउटपुट आपके एग्जाम में मिलेगा। वरना तब वो सारी चीजें आपको समोसा खाने के काम में आने वाली है, बस इतना याद रखना है। तो इसलिए लिखते हुए साथ साथ में चलना, लेकिन समझते हुए। जब मैं समझा रहा हूं तब चीजों को समझना। आईसीटी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत प्यारा विषय है। क्लियर? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होती है आपकी रोम। तो इसके विषय में हम इनकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो परिभाषा है, वो हम कल अच्छे से समझ चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और हम रीड ओनली मेमोरी को भी समझ चुके हैं। तो आज की हम क्लास में एक एक करके इन पे बात करेंगे। मैंने कल आपको बताया था, इनके टाइप्स आपको लिखवाए थे। रैम के मैंने क्या क्या टाइप्स बताए थे आपको? एक मैंने बताया था आपको एस रैम, और एक मैंने आपको बताया था डी रैम। अर्थात फुल फॉर्म से आपको लिखवाए होंगे, याद किए होंगे आपने, तो रिकॉल कीजिए। एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये इसकी फुल फॉर्म्स थी। रोम के अंतर्गत भी मैंने आपको कुछ मेमोरीज लिखवाई थी। पहली है आपकी एम रोम, यानी कि मार्क्स रीड ओनली मेमोरी। आज इन सबको ही डिटेल से हम समझने वाले हैं अपनी इस क्लास में। एक मैंने आपको बताया था पी रोम, एक मैंने आपको बताया था एप्रोम यानी कि ईपी रोम, एक मैंने आपको बताया था डबल ई पी रोम। इनकी फुल फॉर्म्स आपको नोट कर लीजिए। मास्क रीड ओनली मेमोरी, प्रोम का था आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एप्रोम का था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड डबल ई पी रोम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारी की सारी आपकी जो है ये मेमोरीज हैं, ये सभी मोबाइल्स में यूज होती हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हमारे डिवाइसेस होते हैं,
जहां मेमोरी का यूज होता वहां इन्हीं मेमोरी के आधार पर आपका सारे के सारे डिवाइसेस काम करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर मेमोरी हो या आपका मोबाइल डिवाइसेस हो। क्लियर? मैंने आपको कल एक एग्जांपल से बताया था, जैसे कि आप मोबाइल फोन लेते हैं, 2 GB आपको रैम होता है या फिर 128 GB की उसमें क्या होती है, रोम। तो जितने भी आपके जो एप्लीकेशंस आप डाउनलोड करते हैं वो सारे के सारे यानी कि स्थायी मेमोरी में जाते हैं। मैंने कल आपको बताया था रैम क्या होती है, वोलाटाइल होती है, नॉन वोलाटाइल होती है, रिकॉल कीजिए। तो रोम होती है हमारी वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि इसमें जो भी डाटा आएगा वो सिर्फ जैसे ही मोबाइल बंद होगा या पावर कनेक्शन कट होगा तो वो आपकी चीजें यहां से उड़ जाती हैं। लेकिन रोम के अंदर क्या होता है, सारा का सारा डाटा आपका स्टोर रहता है स्थायी तौर पे, यानी कि ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है आपकी रोम। क्लियर? तो ये जो होती है आपकी रैम और ये होता है आपका रोम। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, एस रैम और डी रैम को अभी फिलहाल समझेंगे। कल हमने इनकी विशेषताएं समझ ली थी, रैम की और रोम की, दोनों की। आप रिकॉल कीजिए, मैं बहुत जल्दी टेस्ट लेने वाला हूं पीवाईक्यूज का, तो आपको सारे प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं, आप बस इतना समझ लीजिए। हमारी कंप्यूटर मेमोरी यूनिट में अभी हमसे प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी पर भी नहीं पहुंचे हैं। दो टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी मेमोरी। लास्ट क्लास में भी हमने प्राइमरी मेमोरी को ही पढ़ा था। सेकेंडरी मेमोरी की हमने विशेषताएं देख ली थी, उसकी जो भी विशेषताएं थी उन सबको हम चर्चा कर चुके थे अपनी लास्ट क्लास में। तो अभी हम रैम पढ़ रहे हैं, रैम, और रैम के अंतर्गत भी हम दो चीज पढ़ते हैं। अभी हम दो टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। एक होगा आपका एस रैम और एक होगा आपका डी रैम। डी रैम फुल फॉर्म्स अभी लिखवा देता हूं, मैंने कल भी आपको इन सब की फुल फॉर्म बताई थी, आपने लिखी होगी, नोट की होगी तो अच्छी बात है, आपको याद रहेगी। देखिए पहली पॉइंट इसको लिख लेते, फिर मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। इसका फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म्स है। फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं आईसीटी के पेपर में, इस बार भी पूछी गई थी, हर बार पूछी जाती है, और मोस्टली एक ना एक फुल फॉर्म्स आपसे आने के लगभग 95-98% चांसेस रहते हैं। इसलिए सभी फुल फॉर्म्स को अभी से याद करके रखना, ताकि लास्ट मंथ जब आपके पास सारे यूनिट्स आपको रिवाइज करना हो तो वहां आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है? डी रैम की क्या फुल फॉर्म होती है, मैंने बताया था आपको कल, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब 4-4 5-5 लाइनें हैं, इनके विषय में हम जान लेते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी भी इसको सत्य में पूछ लेगा आपसे प्रश्न, या जोड़ी मिलाने के लिए दे दिए जाएंगे, या फिर किसी भी तरह से डायरेक्टली एक प्रश्न भी आने की संभावनाएं लगभग रहती है यहां से। तो उन चीजों को हम अभी समझ लेते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एसरैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की हम बात करेंगे। तो ये क्या होती है, देखिए स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्टैटिक का तात्पर्य क्या होता है हिंदी में, स्थिर, यानी कि एक जगह पर यह स्थिर रहती है। नोट करिए ये लाइन, एक जगह पर स्थिर रहती है। क्लियर? ये इसकी पहली लाइन है। यानी कि एसरैम जो होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हम दो मेमोरी पढ़ रहे हैं, रैम एंड रोम। तो रैम के अंदर एक दो मेमोरीज होती है आपकी, एक होती है आपकी एसरैम, एक होती है आपकी डेरैम। तो एसरैम जो होती है यह एक जगह पर स्थिर होती है, यानी कि जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं ये एक ही जगह पर एक बार यानी कि आपके मदरबोर्ड में फिट कर दिए जाते हैं। इनके अंदर कोई मूवमेंट्स नहीं होता, लेकिन अपना ये वर्क करते हैं बिना किसी फिजिकल मूवमेंट्स के, इसलिए यह इसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। यानी यह मेमोरी एक जगह पर स्थिर रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, इसी मेमोरी के अंतर्गत यह जो होती है, इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डी रैम के ये फास्ट होती है। क्या होती है? फास्ट होती है, यानी कि तेज होती है स्पीड इसकी। नोट कर लीजिए आपका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है? अब देखिए स्पीड तेज आपको मिल रही है, समझ में आ रहा है? स्पीड जब तेज मिलेगी आपको तो क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी,
इसकी कॉस्ट होगी बढ़ जाएगी, यानी कि ये होगी महंगी। कॉस्ट अधिक मिलेगी यानी आपको इसके ज्यादा पैसे देना पड़ेगा, जिस चीज में एसरैम ज्यादा होगी तो ये आपको महंगी पड़ती है अकॉर्डिंग टू डी रैम के। अभी हम यहाँ कंपेयर किससे करेंगे, डी रैम से इसका कंपेयर किया जाएगा। अभी हम रैम और रोम के जो भी कंपेरिजन जितने भी था वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर मिलेगी। थोड़े थोड़े कुछ की पॉइंट चेंज होते हैं, क्योंकि इसके नाम के अकॉर्डिंग इसका जो चरित्र है, जो उसकी पहचान है वो बदल जाती है। तो इसलिए एक जगह पर स्थिर रहती है, स्पीड फास्ट होती है। कॉस्ट में क्यों महंगी होती है, क्योंकि साहब स्पीड अधिक होती है, और जो चीज आपको तेज मिलेगी, आपको समय कम लगाएगी, उस चीज की महंगाई तो बढ़ना है, उस चीज की कॉस्ट तो आपको ज्यादा देना पड़ेगी, तभी तो उसकी मांग रहेगी ना इतनी, क्योंकि आपको स्पीड मिलेगी। और जब स्पीड मिल रही है तो स्वाभाविक है समय क्या लगेगा, यानी एक्सेस टाइम क्या होगा इसमें, समय या एक्सेस टाइम कम लगेगा, नोट कर लीजिए, यानी कि लेस। समय क्या होगा, कम होगा। यही 4 4 5 5 पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट्स को ऊपर नीचे करके किसी भी तरीके से पूछ लिए जाते हैं, और विद्यार्थी जब एग्जाम में बैठते हैं, प्रेशर अलग होता है एग्जाम का, तो वहां विद्यार्थी इन सब में कंफ्यूज हो जाता है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, रैम में आती है या रोम में आती है। लेकिन जब आप चार्ट बना के इसको समझ लेंगे ना, तो ये चीज उतनी डिफिकल्ट कभी लगने ही वाली नहीं है। इसलिए कह रहा हूं चीजों को अभी से याद करते चलना, आखिरी के लिए मत छोड़ना कि लास्ट के मंथ में आप पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पेपर 2 के 100 प्रश्न लेकर आना है, पेपर 1 में तो 50 प्रश्न है, लेकिन 10 इतनी बड़ी बड़ी यूनिट से हैं। एक अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की माइनस कर दूं तो भी 9 यूनिट है आपके पास, बहुत बड़ी है, वो छोटी यूनिट से नहीं है। ये भी हम भी आईसीटी में लगभग 15 क्लास तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सोचो हमारी 5 क्लास चल रही है और अभी हमने बहुत ज्यादा भी पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ अभी मोस्टली लगभग हम बहुत अच्छा समझते हुए पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो आपको डिफिकल्टी ज्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी। यहां तक समझ में आ रहा है, इतना नोट करते हुए चलना, समझाते हुए मैं जा ही रहा हूं आपको, ताकि किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी ना हो। इसकी ओर देखते हैं, यूज कहां होता है इसका। मोस्टली इस जो आपके एसएम है ना, इसका यूज होता है गेमिंग के लिए। जो लोग गेमिंग खेलते हैं बहुत ज्यादा, तो उनके लिए या वो यदि मोबाइल में यदि वो गेम खेलते हैं, या टैबलेट में गेम खेलते हैं, कंप्यूटर में, या आपके पास जो भी डेस्कटॉप होता है उसमें जब वो गेमिंग खेलते हैं, तो उसके लिए मोस्टली एसरैम ही ज्यादा यूज होती है। क्यों, क्योंकि इससे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाती है, सिस्टम बहुत अच्छे से फास्टली उसको वर्क करता है, तो इसलिए गेमिंग में यह रैम। अभी पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए गेमिंग में कौन सी रैम यूज होती है, ऑप्शन दे देंगे आपके पास, पेन ड्राइव आपके पास, ये जितनी भी मैंने आपको रैम बताई, एप रोम दे दिया, पी रोम दे दिया, एम रोम दे दिया, उसी में उन्होंने दे दिया एक एस रैम। तो आपको फिर अगर आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको यूज, भाई गेमिंग में कौन सी, यार एस रैम पढ़ा था यार मैंने, तो बस मिल गए आपको 2 नंबर फ्री फोकट के, मेहनत के। पढ़ेंगे तभी तो नंबर मिलेगा ना, अन्यथा कहां से मिलेगा। तो यूज कहां होगा इसका, गेमिंग में बड़ा यूज होगा साहब, क्लियर। और आगे चलें, चलिए एक पॉइंट और लिखते हैं इसका। ये जो होती है ना, ये देखिए कहां कहां इसका और यूज होता है। एक तो कैश मेमोरी में, अभी मैं कैश मेमोरी आपको पढ़ाऊंगा। आपने जब आप क्लोन करते हैं ना, तो आपके पास जब आप मोबाइल क्लीन अप करते हैं या क्लोन्स में जाते हैं, या मेनली आप क्लीन अप में जब जाएंगे, तो आपको एक कैश मेमोरी करके एक चीज आ जाती है कि भैया ये कैश डाटा है आपका, इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। अभी समझेंगे कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी, हिंदी में भी कैश मेमोरी ही बोलेंगे इसको, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एंड एक चीज और होती है जहां पे इसका यूज किया जाता है, जो हमारे हाई स्पीड एप्लीकेशंस होते हैं। कैश मेमोरी एंड हाई स्पीड एप्लीकेशंस, हाई स्पीड एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता है। कहां पे, कैश मेमोरी एंड हाई स्पीड जितने भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आपके मान लीजिए आप फ्री फायर यूज करते हैं गेम, अब इसमें तो आपको स्पीड चाहिए, और भी जो भी आपके हाई स्पीड एप्लीकेशंस होते हैं, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो गया, जितने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए जहां पे आपको स्पीड चाहिए, यूट्यूब पे भी आपको स्पीड चाहिए होती है। जब आप यदि कोई चीज वॉच कर रहे हैं, तो सिस्टम अगर स्लो चलेगा तो परफॉर्मेंस आपकी लो जाएगी ना, तो उस परफॉर्मेंस को बिल्ड करने के लिए जो मेमोरी यूज होती है वो होती है आपकी एसरैम। क्लियर, जो भी क्या लिखा मैंने, हाई स्पीड एप्लीकेशंस, कैश मेमोरी में कौन सी रैम यूज की जा रही है, एस रैम यूज की जा रही है। क्यों की जा रही है,
क्योंकि ये फास्ट होती है, एक्सेस टाइम कम लगता है, इस वजह से यह जो मेमोरी होती है आपकी हाई स्पीड एप्लीकेशंस एंड कैश मेमोरी में यूज की जाती है। समझे इतना? आगे बढ़ू मैं? चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए इसी के अंदर। एसरेम जो है ना, इसके लिए आपको मैं एक मेमोरी यूनिट पढ़ाने वाला हूं, बिट, बाइट, निबल, केबी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, किलोबाट, ये केबी, एमबी, जीबी, ये सारी की सारी चीजें ये मेमोरी की यूनिट्स होती है, जैसे मेमोरी के माप आप कह लीजिए। इससे डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं, तो हम प्रश्न भी करेंगे समझने के बाद, इसके बाद हम वही पढ़ेंगे आगे। तो ये क्या करती है, प्रत्येक बिट को, यानी कि मेमोरी की जो सबसे छोटी माप या यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं बिट, BIT। तो ये प्रत्येक बिट को स्टोर करने के लिए किस चीज का यूज करती है? ये करती है फ्लिप फ्लॉप का यूज करती है। नोट कर लीजिए, अगर ये पूछ लिया जाए आपको कि बताइए एसरेम बिट को स्टोर करने के लिए किस चीज का यूज करती है। जैसे हमने कंप्यूटर जनरेशन में कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, याद आ रहा कुछ? उसी तरह ये स्टोर करने के लिए प्रत्येक, यानी कि डेटा के प्रत्येक बिट को स्टोर करने के लिए, बिट यानी कि मेमोरी की सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसको स्टोर करने के लिए ये फ्लिप फ्लॉप का यूज करती है। तो ये एसरेम की सारी विशेषताएं, इनको अच्छे से याद करना, बस यही पूछे जाते हैं आपसे प्रश्न। मैंने कहा ना बहुत सारी चीज, अब देखिए ये सब आप पढ़ चुके हो, रैम में ही हमने पढ़ा था ना, कॉस्ट महंगी होती है, कम होती है, एक्सेस टाइम कम होगा तो कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। क्लियर? अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें विपरीत हो जाएंगी इसके। क्लियर? तो अभी इसको समझते हैं हम क्या है, ये क्या कहती है भाई सब रैम, डी रैम की क्या विशेषता है। तो डी रैम देखिए, फुल फॉर्म्स क्या है कि डी रैम की, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए इसकी गति क्या थी, एस रैम की गति क्या थी, हाई थी, तो यहां गति क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी इसकी कम, यानी कि लेस। और जब स्पीड कम होगी तो एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा या कम होगा, बताइए, सोचिए जरा। एक्सेस टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड कम होगी, किसी चीज की जब गति होगी तो वहां में पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा। मान के चलिए मैं भोपाल जाता हूं, इंदौर से भोपाल मुझे जाना है। क्लियर? अब इंदौर से भोपाल में जाता हूं और मैं भोपाल की दूरी को लगभग 100 किलोमीटर, मान लीजिए चलिए 200 किलोमीटर दूरी है भोपाल से इंदौर की, और मैं उस दूरी को कंप्लीट करता हूं 3 घंटे में। तो मेरी जो स्पीड है वो है लगभग, मान के चलिए मैं 2 घंटे में कंप्लीट करता हूं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन यदि मेरी गति कम हो जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा मेरा। फिर मान लीजिए मैं 50 घंटे किलोमीटर के हिसाब से जाऊंगा तो मुझे कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे उस दूरी को पूरी करने में। तो क्या हुआ, जैसे ही मेरी गति कम हुई, यानी स्पीड कम हुई जाने की, तो मेरा एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा। तो यही इसमें थोड़ी कंफ्यूजन करती, तो आप समझ लीजिए स्पीड घटेगी, टाइम बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब स्पीड का यदि कम होगी तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट इसकी कम हो जाएगी, यानी कि कीमत इसकी घट जाएगी। तो ये आपको सस्ती मिलेगी अकॉर्डिंग टू एसरेम के। एसरेम महंगी क्यों है, क्योंकि इसकी गति ज्यादा है। डीरेम सस्ती क्यों है, क्योंकि गति के सारा खेल तो आजकल स्पीड का ही है ना। यदि मैं 5G के जमाने में 2G यूज करूंगा तो मुझे सस्ता पड़ेगा 2G, पर 2G चलाने में मुझे कितना झंझट उठाना पड़ेगा, एक फाइल डाउनलोड करने में मुझे कितना समय इंतजार करना पड़ेगा। समय तो नहीं है ना हमारे पास किसी भी चीज के लिए, हम तो पढ़ना भी 30-30 मिनट की शॉर्ट देख के पूरा सिलेक्शन लेना चाहते हैं। एक एक घंटे की क्लास देखने में हमको पसीने छूटने लगते हैं, बताइए आप, है कि नहीं। तो ये आपका एसरेम और डीरेम। डीरेम में कुछ और देखते हैं अपन, कुछ इसकी, हाँ ये क्या ये बिट को संग्रहित करने के लिए किस चीज का यूज करती है, ये कैपेसिटर का यूज करती है, कैपेसिटर, ये नोट कर लीजिए। बिट के प्रत्येक डेटा के बिट को संग्रहित करने के लिए कैपेसिटर का यूज करती है। आगे समझ में इतना, और क्या
और क्या पूछा इसमें? अच्छा, यूज कहाँ होता है इसका, ये भी लिखवा दूं क्या? तो ये मोस्टली जो है ना आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका यूज किया जाता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मोस्टली इसका यूज कहां किया जाता है? इलेक्ट्रिक उपकरणों में इसका यूज किया जाता है। नोट कर लीजिए। क्लियर? बस इतना आपके लिए डीरैम से रिलेटेड आपकी ये फैक्ट से कॉस्ट इसकी कम होती है। क्लियर? यानी कि ये सस्ती पड़ती है अकॉर्डिंग टू किसके? आपके एसरैम की ये हमको सस्ती पड़ती है। तो ये आपकी एसरैम और डीरैम ये रैम के ही दोनों पार्ट है। किसके? रैंडम एक्सेस मेमोरी के ही दो पार्ट हैं, एसरैम और डीरैम। एसरैम की ये विशेषता है, डीरैम की ये विशेषता है, एक जगह पर स्थिर रहती है, स्पीड इसकी तेज होती है, इसलिए महंगी होती है। स्पीड तेज है तो समय कम लगेगा, यूज का मोस्टली इसका मैंने कहा, देखिए सिर्फ गेमिंग में नहीं, मैंने कहा मोस्टली इसका यूज कहां होता है? एसरैम का गेमिंग में यूज होता है। बाकी और भी गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसमें एसरैम का यूज होता है, पर मोस्टली इसका गेमिंग में यूज किया जाता है, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस डिवाइस की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हैंग नहीं करती मोबाइल या आपका डिवाइस, इसलिए एसरैम का यूज किया जाता है। आगे बढ़े, अब हम आते हैं रोम के ऊपर। तो एसरैम डीरैम हो गया, अब हम बात करेंगे रोम पर। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, एक सेकेंड। चलिए लिख लीजिए रोम। रोम, ROM, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? अब हम इसके अंदर एक एक मेमोरी को देखेंगे कि प्रत्येक मेमोरी की क्या क्या उसकी विशेषता रहती है। छोटी सी चीजें हैं इसके अंतर्गत, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछ लिए जाती हैं तो हमको समझना है। लेकिन जो समझने वाली चीजें वो सब मैं आपको यहाँ पे नोट करा दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। तो इसके अंतर्गत हमने कौन कौन सी मेमोरी है एक बार ये देख लेते हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको नंबर 1 बताई थी, आपको एमरोम। एमरोम पहले इसी पे चर्चा करते हैं। पहली मेमोरी कौन सी है? आपकी एमरोम। एमरोम का फुल फॉर्म आपको बता दूं? एमरोम यानी होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी। मास्क रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए इस मेमोरी की क्या विशेषता है। इस तरह की मेमोरी में आप किसी भी तरह का कोई भी चेंज, यानी कि किसी भी तरह का आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। यही इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है और यही एक इंपॉर्टेंट विशेषता है। यानी कि आप एमरोम में किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते। नोट कर लीजिए, चेंज नहीं कर सकते। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए रैंडम एक्सेस मेमोरी से किस मेमोरी में चेंज नहीं किया जा सकता, तो आपको पता होना चाहिए एमरोम में हम किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते। कैसे चेंजेस? मान लीजिए हम किसी भी तरह का आपने डेटा स्टोर करके रखा है, तो उसमें हम किसी भी तरह के डेटा को परिवर्तित नहीं कर सकते, ना ही उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इसलिए इसको मास्क कहा जाता है। यानी कि इस पे मास्क लगा हुआ है, बस एक बार आपके पास जो डाटा चला गया वो
बस, इसके अलावा आप उसको फिर से उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए इसको एमरोम यानी कि मास्क रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। चेंज आप इसमें कोई भी नहीं कर सकते। इससे आप समझ लीजिए मास्क मतलब पैक हो चुकी है वो चीज, यानी कि मास्क लगा हुआ, आप उसको हटा नहीं सकते, उस मास्क को हटा नहीं सकते, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन या चेंजेस नहीं कर सकते। ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट मेमोरी है आपकी पीरोम। फुल फॉर्म कल बताई थी, रिकॉल कीजिए, अभी मैं फिर से लिखवा देता हूं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी क्या विशेषता है ये देख लीजिए। देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में आप, अब देखिए यहां पे लिखा प्रोग्रामेबल, अर्थात इसको प्रोग्राम किया जा सकता, पर इसके साथ एक कंडीशंस है। हमने एमरोम में क्या देखा कि इसमें के में कोई भी प्रकार का परिवर्तित नहीं कर सकते, इसको रिप्रोग्राम नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं मास्क रीड ओनली मेमोरी। फिर इसी के अंतर्गत एक और मेमोरी आती है पीरोम। देखिए इन सभी मेमोरी की विशेषताएं सेम है। जब हमने रोम, जब जो भी विशेषता हमने रोम की पढ़ी थी, वही सारी की सारी इन सब पे अप्लाई हो जाती है, जो भी रोम की मेमोरीज की विशेषताएं होती है, क्योंकि ये स्थायी मेमोरी होती है आपकी रोम। क्लियर? सेकेंडरी मेमोरी तो स्थायी होती है, लेकिन रैम के अंदर भी एक जो रोम है आपकी रीड ओनली मेमोरी, यह भी स्थायी मेमोरी होती है। क्लियर? मुझे पता है आपको वो दिख रहा होगा बार बार, है ना, सर ने गलत लिख दिया उसका फुल फॉर्म, पर इतना समझ लेना वो तो ठीक है, लिखा गया। इसकी में जो विशेषता नोट करें आप, मैंने क्या लिखा, इसको केवल एक किसी विशेष उपकरण या प्रोग्राम के द्वारा ही चेंज या रीप्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार। ओनली वन, यानी कि सिर्फ एक बार ही इसको हम रीप्रोग्राम या इसमें जो भी परिवर्तन है वो कर सकते हैं, इसलिए इसको हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब इनका यूजेस कहां होता है? एमरेम का यूज वहां किया जाएगा जहां पे आपको ऐसी जगह पर या ऐसे सिस्टम में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जिनका यूज किया जाता है जहां पे हमको बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ते। सीधी सी बात है, एपीरोम का यूज कहां करोगे? जहां पे बहुत कम, यानी एक आध बार कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है कि इसमें हमको चेंजेस इसको रीप्रोग्राम करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उस जगह पर हम पीरोम का यूज करते हैं। आप समझ लीजिए, लिखवाने की आवश्यकता नहीं, आप नोट कर लीजिए वहीं पर, सिंपल उनके नाम में वो सारी चीजें उसके यूजेस लेके हैं, कहां किसका यूज होगा। एमरोम का यूज वहां करेंगे जहां पे हमको रिप्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पीरोम का यूज कहां करोगे? पीरोम का यूज ऐसी जगह हो सकता है जहां कभी भविष्य में एक आध बार उसको फिर से रिप्रोग्राम करने की आवश्यकता पड़ सकती है इमरजेंसी में, तो हम उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको एक विशेष प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी या विशेष उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके माध्यम से हम उसको एक बार क्या कर सकते हैं? रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इतना समझ में आया? बिल्कुल। अब देखते हैं नेक्स्ट आपकी मेमोरी। एक है आपकी एप्रोम। अर्थात इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, समझ में नहीं आ रहा मैं बोल रहा हूं,
EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्थात इसमें देखते हैं, देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इरेजेबल। अब देखिए चीज में कुछ चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे हमने मास्क लिखा, फिर साहब आगे आप प्रोग्रामेबल आपने परिवर्तित कर दिया, फिर आप में प्रोग्रामेबल तो है लेकिन क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्थात इसको समझ लीजिए, इसको हम कर सकते हैं, किस चीज को, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी को हम कर सकते हैं, लेकिन किसके माध्यम से चेंज, अब देखिए इसको हम चेंजेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो है इसमें जो आपको मैं चीजें लिखाने जा रहा हूं, इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन या रीप्रोग्राम, रीप्रोग्राम इसमें कर सकते हैं। अब इसका यूज कहां होगा, इसका यूज थोड़ा होता है जैसे कि सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर में इसका यूज किया जाता है। बड़े लेवल पे जहां लगता है आवश्यकता है कि यार हमको बार बार इसको रिप्रोग्राम करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे आपके मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट नहीं होते समय के साथ, कुछ चेंजेस करना होता तो क्या करते हैं आप, अपडेट होती कंपनी उसमें अपडेट करती है, तो प्ले स्टोर पे आप जब जाते तो आपको वहां पे आपके एप्लीकेशन अपडेट मांगता है, तो उसको अपडेट करना जरूरी होता है, तो आपको न्यू फीचर्स मिलते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी मेमोरीज का यूज करते हैं अपने सिस्टम के अंतर्गत, तो उसमें भी कोई कंपनी या फर्म होती है सॉफ्टवेयर, उसमें चेंजेस करता है समय के साथ, तो उसको क्या करना पड़ता है, कुछ पुरानी चीजें मिटाई जाती हैं, कुछ नई चीज उसमें ऐड की जाती है, तो EPROM इसमें यूज की जाती है। क्लियर। अब इसमें चीजों को किस माध्यम से मिटाते हैं, इरेजेबल का मतलब क्या होता है इसमें, यानी कि मिटाना। क्लियर ना, किसी चीज को मिटाना, इसको इरेज करना कहते हैं, जैसे कि मैं अभी इसको इरेज करूंगा मिटा दूंगा, उसी प्रकार चीजों को हम किसके माध्यम से मिटाते हैं, तो इसमें आप ये नोट कर लीजिए, यूवी लाइट के माध्यम से। यूवी लाइट, यूवी लाइट का फुल फॉर्म पता है आपको, बताइए जरा, आप मुझे कमेंट करेंगे, बाकी मैं इसमें बता भी दूंगा, बताइए आप मुझे कमेंट करेंगे यूवी लाइट का फुल फॉर्म्स। क्लियर, कमेंट में बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। तो इसमें जो चेंजेस होते हैं वो यूवी लाइट के द्वारा होते हैं। क्लियर, यूवी लाइट के द्वारा इसको फिर से रिप्रोग्राम किया जाता है। तो इसकी एक और एक भी लास्ट आपकी जो मेमोरी रह गई है वो आप नोट कर लीजिए, एम रोम हो चुकी है, पी रोम हो चुकी है, एप्रोम हो चुकी है, एक और आपकी जो रह गई है वो है आपकी डबल ई पी रोम, डबल ई पी रोम। अब इसमें एक चीज मिल गई है, कुछ नहीं है, ये भी बड़े फर्म्स या सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाती है। फुल फॉर्म्स लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी क्या विशेषता है, तो इसमें देखिए एक चीज लिखा आपके पास, इलेक्ट्रिक सिग्नल, बस इसमें किस चीज के माध्यम से इसको रिप्रोग्राम किया जाता है, तो इसमें किया जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा इसको हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी आपके पास कोई भी वो नहीं कि आप एक बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, सिर्फ आप पीरोम को ही केवल एक बार कर सकते हैं, बाकी इनको आप यूवी लाइट्स के द्वारा आप इसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। एप्रोम में इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में आप इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यूजेस कहां होगा, तो भी फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो बड़े पैमाने पर यूज होते हैं, जहां बार बार चीजों को रिप्रोग्राम करने की आवश्यकता पड़ती है, संशोधित करने की आवश्यकता पड़ती है, चीजों को मिटाने की आवश्यकता पड़ती, तो वहां हम जिसका यूज करते हैं वो होता है आपका एप्रोम और ईप्रोम, ये दो मोस्टली आपके पास। तो ये जो चार इसके जो टाइप थे आपके रीड ओनली मेमोरी के, एक बार रिकॉल करते हैं। रैम के हमने दो देख लिए, एस रैम और डी रैम, उन दोनों को अच्छे से समझाए। ये है आपका रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आपकी प्राइमरी मेमोरी की जो सेकेंडरी एक जो टाइप है रैम और रोम का, इसके अंदर जो टाइप है एम रोम, पी रोम, एप्रोम एंड डबल ई पी रोम। अर्थात पहली एम रोम यानी कि मास्क रीड ओनली मेमोरी,
इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इस मेमोरी में इसको फिर से रिप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। फिर होता है आपका पीरोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको सिर्फ हम केवल एक ही बार रिप्रोग्राम कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, डाटा को चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष उपकरण या विशेष प्रोग्राम के माध्यम से ओनली एक बार। तो यूज इसका कहां होगा, इसी जगह पे यूज होगा जहां पे मोस्टली एक आध बार इमरजेंसी में इसको चेंज रिप्रोग्राम करने की आवश्यकता पड़ सकती है, सिर्फ वहीं। यानी एक बार चेंजेस हो चुका और अगर फिर से आवश्यकता पड़ती है तो दूसरी बार से चेंजेस नहीं कर पाएंगे। फिर आती है आपके पास EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेज करना यानी होता है मिटाना, इसलिए लिखा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। तो इसमें चीजों को मिटाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, यूवी लाइट्स के द्वारा आप इसको मिटा सकते हैं, इसमें रिप्रोग्राम कर सकते हैं इस मेमोरी में। इसलिए इस मेमोरी का यूज कहां होता है, बहुत बड़े जो फर्मवेयर्स होते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं, संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहां सिस्टम्स में स्टोर करके रखा जाता है, जिसमें डाटा में चेंजेस किए जा, जैसे हम एक्सेल सीट्स खोलते हैं, एक्सेल सीट में हमने एक डाटा लिखा, अब 15 महीने बाद वो डाटा चेंज होना है, क्योंकि नए नए आंकड़े आपके पास जब आएंगे, जब नया नया डाटा आप कलेक्ट होकर आपके पास आएंगे, उन आंकड़ों में जब आप उनको परिवर्तित करेंगे तो वो सब मेमोरी में कहां सेव रहता है, इस तरह की मेमोरी में, क्योंकि आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपको सुविधा मिलती है, लेकिन किसके माध्यम से, यूवी लाइट्स के द्वारा। फिर आप आते इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से हम इसमें परिवर्तित करते हैं। बस सिंपल इतना सा था। आईसीटी आप कहते हैं कि आईसीटी कठिन लगता है, ये देखिए ये आपका आईसीटी। अलग से नोट अभी तक बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अगर नोट्स भी दूंगा ना इनके, तो जो मैंने यहाँ लिखाया है पढ़ाया है वो ही दूंगा सिर्फ। इसलिए अपनी नोटबुक बनाना, अपने हाथों से लिखो। बहुत सारी चीजें मैं ऐसे वर्बली आपको समझा देता हूं बोलकर, वो चीज भी आपको जहां आपको हिंट लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लिया करो यार, शर्माना नहीं है बिल्कुल। बंद कमरे में आप बैठे हो आपके, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आसपास कोई लड़की भी नहीं है आपके पास कि आपको शर्म आएगी लिखने में। क्लियर? तो ये आपकी रैम और रोम, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। लिख लिया आपने? चलिए, तो ये हो गई आपकी पूरी तरीके से प्राइमरी मेमोरी एंड। अब हम आएंगे सेकेंडरी मेमोरी पर, यानी कि द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। मैंने आपको बहुत सारे टाइप बताए थे इसके अंतर्गत। मैंने कहा ना मेमोरी बहुत बड़ा टॉपिक है। सोचिए हमारी ये दूसरी क्लास है आज मेमोरी पे, पहली क्लास भी लगभग 1 घंटे को 17 मिनट की हुई थी, तो उसमें भी हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अब ये दूसरी क्लास भी देखते हैं इसमें कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना तो पड़ेगा यार, छोड़ तो नहीं सकते, नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, समय समाप्त। सेकेंडरी मेमोरी, देखो फटाके भी फूटने लगे, प्राइमरी मेमोरी खत्म कर लिया था। इसके अंतर्गत मैंने आपको कौन कौन सी मेमोरी लिखवाई थी, पन्ने पलटो जल्दी से और देखो। और जो पहली बार देख रहा है भैया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि क्लासेस डेली चल रही हैं आपकी। समय से पहले सिलेबस कंप्लीट कराना है मुझे, ताकि आप इसका बार बार मल्टीपल रिवीजन कर लो, चीजें अच्छे से याद हो जाए और आपको इसमें एग्जाम में अच्छे से एक ही बार में अच्छा सा आउटपुट आपको मिल जाए, बार बार एग्जाम देने की नौबत ही ना आ पाए आपको। क्लियर? सेकेंडरी मेमोरी हमने क्या कौन कौन सी मेमोरी पढ़ ली थी, जरा रिकॉल कीजिए अच्छे से। क्या क्या बताया था मैंने आपको? हार्ड डिस्क बताया था क्या? एचडीडी, एचडीडी, सीडी, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे के सारे जो टाइप्स आते हैं वो इसी में आपके सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है, इसकी विशेषताएं हम लिख चुके हैं। जब हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की जो विशेषताएं लिख रहे थे उन सब में हमने इनकी विशेषताएं समझ ली हैं। इसके टाइप्स भी मैं आपको लिखवा ही चुका हूं, आप अगर अच्छे से याद करें तो करिए। मैं आपको इनको सभी चीजों के टाइप्स आपको अच्छे से एक बार पहले लिखा चुका हूं सेकेंडरी मेमोरी के। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ एक चीज नोट करा देता हूं अपनी तरफ से, जो पूछी जाती है एचडीडी और एचडीडी से। पहले इसके बता देता हूं ना कौन कौन से टाइप होते हैं। चल लिख लीजिए आप, 1 मिनट, ये लिख लेते हैं कौन कौन सी होती है।
HDD यानी कि हार्ड डिस्क, क्लियर। SDD ये पूछे जाते हैं आपसे, पेन ड्राइव, क्लियर। और मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप और नोट कीजिए इसके अंतर्गत CD, DVD और क्या होते हैं इसके अंतर्गत, और क्या लिखा था, रिकॉल कीजिए जरा, हमने क्या क्या लिखा था। एक लिखा था हमने चिप डिस्क, चिप डिस्क, और क्या लिखा था, रिकॉल करें जरा सारी चीजों को। तो लगभग ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। एक हाँ मेमोरी कार्ड, मेमोरी से याद आ गया, मेमोरी कार्ड आज भी यूज होता है मोबाइलों में, तो अब ये नहीं होते क्योंकि मोबाइलों में अब इतनी मेमोरी देने लगता है तो अलग से आपको मेमोरी कार्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब तो जो मोबाइल से आ रहे हैं अब तो उसमें मेमोरी कार्ड का जो स्लॉट आता था, जहां आप सिम के साथ मेमोरी कार्ड लगा देते, वो मेमोरी कार्ड का स्लॉट ही अब देना बंद कर दिया, क्योंकि मोबाइल के अंदर ही हम इतनी मेमोरी देने लगे हैं। 8 GB 12 GB रैम आने लगी है, अब तो 256 से ऊपर के रोम आने लगी है आपके पास, तो हमको आवश्यकता अलग से मेमोरी कार्ड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कहाँ यूज होता है, तो अब ये देखो बहुत सारे डिजिटल कैमरों में इसका यूज होता है। कहाँ होता है इसका यूज, डिजिटल कैमरा में होता है इन सब का यूज, क्लियर। बड़ी साइज के आते हैं चिपसेट के माध्यम में लग के, उसमें जब इंसर्ट इसको करते हैं, क्लियर। इनका भी यूज आज भी होता है फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए, पर मोस्टली अब CD DVD की जगह किसने ली है, पेन ड्राइव में यूज होती है। पर हम पढ़ते हैं क्योंकि हो सकता है आज भी कुछ लोग इनका यूज करते हो या कुछ जगह पे यूज होती हो, तो इसमें होता है मैं इनकी कुछ कुछ चीजें एक एक बता दूंगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज नोट करवा रहा हूं, क्लियर है, ये आप नोट कर लीजिएगा। पहले आप ये उठा लीजिए सारी की सारी जो भी मैंने आपको लिखवाई है यहाँ पर। इनमें एक एक चीज मैं आपको नोट करा देता हूं। देखिए पेन ड्राइव क्या होती, पेन ड्राइव डिवाइस के बारे में किस पूछा जाता तो ये क्या होती है, प्लग इसको हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले कनेक्टिविटी, प्लग एंड प्ले कनेक्टिविटी, क्लियर। बस ये इसके बारे में नोट, ये एक्सटर्नल यूज होती है। इसका हम अपने जब हम डिवाइसेस पढ़ रहे थे तो इसको हम पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं पेन ड्राइव को, क्लियर। तो प्लग एंड प्लग कनेक्टिविटी के माध्यम से ये यूज होता है इसका। ये जो आपके मैग्नेटिक टेप्स वगैरह, ये जो आपकी CD DVDs या जो डिस्क है, इसमें हम किस चीज का यूज करते हैं, तो इसमें हम यूज करते हैं लेजर, लेजर, लेजर का यूज करके हम डेटा को इसमें स्टोर किया जाता है, क्लियर। जो टेक्नोलॉजी होती है हमारी उसी टेक्नोलॉजी का हम इसमें यूज करके, जिसमें जिसको आप ब्लू रेज पर भी हम पढ़ सकते हैं, क्लियर। उन सब का हम यूज इसमें किया जाता है। और बहुत सारे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स भी होते हैं हमारे पास जो छोटे, क्लियर। मेमोरी कार्ड तो आपको पता ही है, छोटे छोटे डिवाइसों में हम इसमें लगाए जाते हैं मेमोरी कार्ड को। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास, CD DVDs SSD। बाकी मैं इन दोनों को थोड़े और विस्तार से समझा दूंगा, इसके अंदर कुछ में डेफिनेशन है, कुछ अंतर है दोनों में, क्योंकि कभी कभी SSD SSD से काफी प्रश्न आते हैं, तो वहां से हम समझ लेंगे इन सभी प्रश्नों को। तो मैं मिटा देता हूँ इसको, क्लियर। ये था बस आपका सेकेंडरी जो आपका था डिवाइसेस, ये सारे के सारे चीजें थे। इसमें देखा होगा आपने CD DVD जब वो डिस्क लाते हैं तो बहुत सारी अलग अलग कलर की लाइट से दिखती है आपको, तो वो क्या होती है, लेजर के थ्रू इस पे चीजों को स्टोर करके, लाइट्स कह सकते हैं आप, उसके माध्यम से उसमें डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, क्लियर। अभी मैं आपको SSD और SSD में दोनों में अंतर बता देता हूँ, देखिए। फिर इसके बाद हमारा ये सेकेंडरी मेमोरी खत्म हो जाएगा। इसकी विशेषता हम पहले लिख चुके हैं, जब हमने दोनों को कंपैरिजन किया था प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी, तो वहां हमने इनके लगभग 5-5 6-6 8-8 पॉइंट निकाल लिए थे वहां से। लेकिन अब सबसे हम ये खत्म कर रहे हैं इसको, तो इसमें हमें दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछी जाती है, कई बार पूछी गई। एक है आपके पास HDD और एक होता है SSD। अभी मोस्टली जो कंप्यूटर में हम चीज मांगते हैं वो आते हैं आपके पास SSD। क्यों SSD की इतनी डिमांड रहती है और क्यों HDD को इतना प्रमोट, मतलब अब ज्यादा
सम्मान नहीं दिया जाता, वो भी हम समझ लेते हैं। देखो आज जो भी टेक्नोलॉजी है, यानी कंप्यूटर जब पहली बार जब कंप्यूटर्स का जब विकास हुआ 1940 से लेके आज 2025 तक, समय के अनुसार चीजें डेवलप हुई हैं। पहले हम वैक्यूम ट्यूब से करते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। कंप्यूटर काम क्या होता था? सिर्फ जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, इतने। लेकिन आज आप क्या नहीं कर सकते कंप्यूटर से, सारा का सारा काम ही हम कंप्यूटर पे डिपेंड होकर करते हैं। आप सुबह उठने से लेके रात तक आपके हाथ में आपका सबसे प्यारा साथी, आपका विश्वसनीय पार्टनर मोबाइल आपके हाथ में रहता है। मोबाइल भी तो कंप्यूटर ही है। जब हम कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े तो हमने मोबाइल को भी कंप्यूटर ही कहा था पूरी तरीके से। अब सोच लीजिए आप कितना यूज, आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना है तो आप मोबाइल फोन उठाएंगे, या कंप्यूटर्स पे आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप ट्रांजेक्शन करेंगे। आपको कोई चीज देखना है, सर्च करना है तो आप गूगल सर्च इंजन पे जाकर वहां से काम करेंगे। इतनी महत्वता आज इन सब चीजों की बढ़ चुकी है। लेकिन ये विकास एक दिन में तो हुआ नहीं ना। 1940 से लेके आज हम इस स्थिति में पहुंचे कि हम टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। समझ में आया इतना? अब देखिए मैं दो चीज आपको यहां बता देता हूं। एक मैं बता रहा हूं आपको एसरेम, और एक मैं आपको बता रहा हूं डीरेम। एसरेम और डीरेम में क्या क्या अंतर है, क्या क्या इसमें दोनों की विशेषता है, ये हम एक एक करके चीजें समझ लेते हैं, क्योंकि ये पूछी कई बार गई हैं ये चीजें, और आने वाले समय में भी पूछी जाएंगी। तो आपको बस इसमें समझ लीजिएगा। यदि कुछ समझ में नहीं आए, कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। प्रॉब्लम मेजर होगी तो उस पर फिर से चर्चा कर लेंगे आने वाली क्लास में। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक समझ में नहीं आए ना, सिर्फ मूक दर्शक बने मत बैठे रहना, बार बार देख लेना, एक बार और फिर से देख लेना क्लास, ताकि कंफ्यूजन ना रहे दोनों के बीच में, रैम रोम के बीच में, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। इसलिए चीजों को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहना। अभी हम चर्चा कर रहे हैं हमारे एचडीडी एंड एसएसडी के विषय में बात कर। ये देखिए, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही आते हैं। दोनों ही मेमोरी के टाइप्स होते हैं, लेकिन दोनों के फीचर्स पे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में जो मेमोरी आती है ना सबसे ज्यादा, वो सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास, अब आपने पास रैम और रैम में तो आपने चुन लिया कि मुझे 8 GB रैम में चाहिए लैपटॉप, लेकिन जब सेकेंडरी मेमोरी जब पूछी जाती तो आपको वो पूछता होगा ओनर, जब आप किसी के पास लैपटॉप ले, जब आप एचपी के शोरूम पर जाएंगे या किसी अन्य कंपनी के शोरूम पे जाएंगे या किसी अन्य इलेक्ट्रिसिटी की दुकान पर जाएंगे, तो आपसे पूछेगा सर आपको एचडीडी में चाहिए या एसएसडी में चाहिए। एचडीडी में लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, एसएसडी में लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, उन्हीं को समझना है। तो इसमें जो सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी कंप्यूटर की या लैपटॉप्स की, वो होती है आपकी एसएसडी और एसएसडी। अभी वर्तमान में तो सब लोग एसएसडी पे जाते हैं, और मैं भी अगर कहूंगा कि आप लैपटॉप लेने जाएं और वो यदि शॉप ओनर यदि आपको कहे सर एसएसडी में, नहीं आप एसएसडी ही लेना। क्यों लेना, इसको मैं अभी और अच्छे से बता देता हूं। देखिए एचडीडी की जो गति होती है ना, सबसे पहले हम गति की बात करते हैं। गति होती है इसकी स्लो, यानी कि कम। स्वाभाविक है, अब समझ में आ रहा है ये क्यों इस पे हम थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में हम किस चीज से परेशान होना पड़ता है, क्योंकि इसकी गति कम होती है, ये स्लो होती है। और जब चीजें गति कम होगी, स्लो होगी, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। क्लियर ना? आपको ओपन करने में, फाइल सर्च करने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, और समय तो आजकल होता ही नहीं है किसी के पास, तो इसलिए इसको हम नहीं लेते। अब जब गति कम होगी तो क्या होगा, ये सस्ती हो जाएगी, यानी कीमत इसकी कम हो जाएगी, चीप प्राइस में मिलेगी आपको ये। और क्या इसकी विशेषता है, तो और इसकी विशेषता है एक, जो एसएसडी इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये गतिमान होती है, यह गतिशील या मूवमेंट्स करती है। आपने एसएसडी देखी हो कभी, देखना सर्च करके, इस टाइप की आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में लगी रहती है। उसके अंतर्गत एक ये इस टाइप की डिवाइसेस ये कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं। तो ये क्या जो गोल गोल है ये घूमती है, यानी कि ये घूमने वाली एक आपका ऐसे, इसलिए ये भाग क्या है, अब ये गतिशील है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, गतिशील कहा गया है। यदि पूछे जाए कि कंप्यूटर की कौन सी सेकेंडरी मेमोरी गतिशील मेमोरी होती है, तो आपके पास यदि विकल्प आ जाए तो आपको किसको चुनना, एचडीडी जो है वो गतिशील मेमोरी हमारी होती है। और गतिशील है, इतना बड़ा है तो ये क्या होती है, भारी होती है, यानी कि बड़ी साइज क्या होता है इसका, बिग साइज में होती है, साइज इसका बिग होता है,
और जब साइज बिग होगा तो ये भारी होगी। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है, आपने देखा होगा कभी कंप्यूटर यदि लैपटॉप है तो कभी जाना उसको खोल के देखना, इस टाइप की ये होती है, या फिर इसके ऑनलाइन आप इमेजेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। और क्या इसकी विशेषताएं, तो डेटा स्टोर करने में तो यूज ही होती है, ये भी अच्छा खासा डेटा स्टोर कर लेती है। क्लियर। यूज किस में होता है इसका, तो ये भी डेटा स्टोरेज मेमोरी होती है एक टाइप की, वहां इसका यूज किया जाता है। क्लियर। और क्या होती है इसमें, किस माध्यम से डेटा को स्टोरेज किया जाता है इसमें, तो ये होता है इसमें मैग्नेटिक के माध्यम से, यानी कि मैग्नेटिक स्टोरेज इसमें किया जाता है। वो ये देखिए ये जो लगी हुई ना, ये मैग्नेटिक टेप की तरह से, एक तरह से मूवमेंट करती, पूरी तरह से तो नहीं, उसी तरह से ये मूवमेंट्स करती है। ये डिवाइसेस लगे होते हैं उसके अंतर्गत, लगभग इतनी बड़ी ये रहती है अकॉर्डिंग टू डिवाइस आपके, ये थोड़ा अंतर पर हाँ अच्छा खासा स्पेस आपके उसमें मदरबोर्ड में ये ले लेती है, इस वजह से ये भारी रहती है। तो ये इसकी विशेषताएं यही आपसे पूछी जाएंगी, इतना समझ लीजिए इसको। और लंबे ये सब देखो स्थायी मेमोरी है दोनों, आपको पता ना सेकेंडरी मेमोरी हमारी स्थायी मेमोरी है, यानी कि वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल है, यहाँ से हमारा डाटा उड़ता नहीं है कभी, जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा नहीं उड़ेगा यहाँ से। तो ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ एसएसडी और एचडीडी और एसएसडी की बात करें तो उसकी हम यहाँ विशेषताएं लिख रहे हैं, तो आप इतना इसमें समझ लीजिएगा क्या क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं या होती हैं। गति देखो इसकी कम होती है, नोट कर लीजिए, सस्ती होती है, गतिशील होती है, यानी घूमता रहता है, ये जो एक पहिया टाइप का रहता है, चक्का टाइप का रहता है, तो ये घूमता रहता है उसके लैपटॉप के अंदर, इसलिए ये गतिशील होती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती, स्टैटिक नहीं रहती है। क्लियर। इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, फुल फॉर्म में हार्ड डिस्क लिख लेना इसका। क्लियर। अब हम बात करते हैं एसएसडी की क्या क्या फीचर्स हैं, एसएसडी क्या होती है। देखिए एसएसडी जो होती है मैं आपको बता देता हूं, अच्छा आउट साइड है ना एसएसडी। देखिए अब तुलना के रूप में अच्छी चीज है, अब इसकी गति क्या होगी, इसकी गति जो होती है ना ये होती है फास्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू एचडीडी के इसकी गति ज्यादा होती है। मोस्टली यूज कहां होती है एचएसडी और एसएसडी, कंप्यूटर में यूज होती है, मोबाइल में यूज नहीं होती, बस इतना याद रखना। क्लियर। रैम और रोम हम यूज करते हैं मोबाइल में अधिकतर तरीके से, लेकिन इसमें जब सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जब यूज करते हैं एचडीडी एसएसडी का, तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम बड़े सिस्टम में हम एचडीडी और एसएसडी का ही यूज करते हैं। एसएसडी और एसएसडी में क्या अंतर है हम अभी पढ़ ही रहे हैं, तो इसको हम समझ ही लेते हैं। गति इसकी क्या होती है, अब जब देखो गति जब ज्यादा होगी तो एक्सेस टाइम क्या होगा, मैंने अभी बताया था आपको, एक्सेस टाइम कम होगा, और जब ये सब चीजें होगी तो इसकी कीमत क्या होगी, घटेगी या बढ़ जाएगी, तो कीमत इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको गति कम मिल रही है, गति कम मिल रही है तो आपको समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो कीमत बढ़ जाएगी। इसमें एक्सेस टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, इसमें भी लिख लीजिए आप एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम इसमें अधिक लगता है, उसमें कम लगता है। क्यों अधिक लगता है, क्योंकि इसकी गति कम होती है, स्वाभाविक है, जिस चीज की गति कम होगी वहां एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा, जिसकी गति ज्यादा होगी वहां एक्सेस टाइम कम हो जाएगा, लेकिन जेम थोड़ी आपको ज्यादा भारी रखना पड़ेगा उसके लिए, बस पैसे आपको ज्यादा खर्च उसमें करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी मेमोरी की आपकी विशेषताएं। और क्या होती है, ये हल्की होती है, मैंने यहाँ क्या लिखा, ये भारी होती है, ये हल्की होती है, यानी लाइट वेट होता है इसका, लाइट वेट होता है इसका। क्लियर। हल्की होती है, लाइट वेट में होती है। और क्या विशेषता देखी थी हमने, ये भी डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है, इसमें बहुत ज्यादा आपको मिल जाता है, इसमें स्पेस, उच्च भंडारण क्षमता मिल जाएगी आपको, इसके दोनों ही उच्च भंडारण, पर इसमें और अकॉर्डिंग टू उसके और ज्यादा भंडारण क्षमता आपको मिल जाती है, यानी हाईली कैपेसिटी मिल जाएगी आपको स्टोरेज के लिए। क्लियर। और क्या इसका यूज कहाँ किया जाता है, मोस्टली जो गेमिंग में होता है वहां इसका ज्यादा यूज किया जाता था, क्योंकि गेमिंग में क्या चाहिए होता है आपको, एक तो कैपेसिटी बहुत चाहिए होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा चाहिए होती है, और आपको फास्टली काम एक ऐसा आपको सिस्टम या सॉफ्टवेयर चाहिए दौड़ा दौड़ा अच्छे से काम करे, इधर से बंदूकें चलाए, तुरंत से कमांड आपको पकड़ ले। गेमिंग में तो आपको क्विक मूवमेंट करना पड़ता है ना, अच्छे ग्राफिक्स आपको चाहिए, अच्छे ग्राफिक्स के साथ अच्छी स्पीड मिलना चाहिए, अच्छी क्वालिटी मिलना चाहिए, तो एसएसडी आपके लिए जाना ही चाहिए। थोड़े से और खर्च करना पड़ेगा, 4-5 हजार रुपए, तो एसएसडी में मिल जाएगा आपको, वही कंप्यूटर या लैपटॉप आप जो भी लेना चाहेंगे। तो ये इसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है। और ये स्थैतिक होती है, यानी एक जगह स्थित होती है, यानी ये गतिमान नहीं होती। क्लियर। गतिमान नहीं होती, अकॉर्डिंग टू
HDD के। तो ये HDD और SSD की विशेषताएं थी, तो ये आपको समझाना था। यही नोट्स है यार, अलग से कुछ नोट्स लेने की टेंशन मत लीजिए, नोट्स मिलेंगे तभी पढ़ेंगे। जो लिखवा रहा हूँ यही नोट्स हैं, अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं मिलने वाला एक्स्ट्रा, निश्चित रहिए। नोट्स के अंदर मैं जब दूंगा तब उसमें भी मोस्टली सभी यही चीज मिलेंगी, बस मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा 2 अलग अलग लैंग्वेज में। मेन जो आप लिखोगे ना वही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि मोस्टली चीजें मैं समझा रहा हूँ, लिखवा ही रहा हूँ यहाँ पर आपको। गेमिंग में यूज होगा, गतिमान नहीं होती, तो ये इसकी फीचर्स है। ये सारे फीचर्स आप अच्छे से याद कर लेना। बस देखिए छोटी छोटी आधी आधी लाइन के भी नहीं है यार, ये सारी चीज याद कर लो, आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, तो यहाँ से प्रश्न आ जाएगा। तो क्लियर, समझ में आ गया आपको इतना? तो आज इतना ही करते हैं या और कुछ पढ़ना है? अभी देखिए मेमोरी में बस 2 चीज रही है, एक तो आपकी कैश मेमोरी रही है, एक रजिस्टर मेमोरी रही है। बस चलिए दिखाई देता हूँ, थोड़े टॉपिक है तो खत्म करते, कल हम नया टॉपिक उठाएंगे। फिर कहाँ गया हमारा मिटाने वाला औजार उपकरण? अरे वाह, ये रहा मिटाने वाला उपकरण। चलिए, कुछ मेमोरी से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। अच्छा हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रह ही गया, मैं आपको इससे पहले एक चीज बता देता हूँ। एक चार्ट आपको मैं बता रहा हूँ, एक हायरार्की चार्ट होता है मेमोरी के अंतर्गत। उस हायरार्की चार्ट को बहुत अच्छे से समझ ले। इस बार भी प्रश्न पूछे गए, क्या मेमोरी दी जाएंगी, उनको आपको क्रम से जमाना होता है। कौन सी मेमोरी लेवल 1 में आती है, लेवल 2 में, लेवल 3 में। तो हम एक चार्ट यहाँ बनाने जा रहे हैं, ये आप बिल्कुल ऐसा का ऐसा सेम टू सेम आप नोट कर लेना। क्लियर, एक ये प्रिज्म बनाना पहले इस टाइप से। अब हम इसमें हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अकॉर्डिंग हम चीजों को इसमें अरेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको इसमें एक लेना है, मुझे लगता है बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, वरना मैं छोटे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं मोबाइल की स्क्रीन पे। इतना ठीक है? क्योंकि हम मेमोरी पढ़ चुके हैं, तो अभी हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सी मेमोरी का क्या, कौन सी जगह पर कहां पर स्थान रहता है। क्लियर, सबसे पहले एक हमारा लेवल जाएगा, फिर एक लेवल आएगा 1, फिर एक लेवल आएगा 2, फिर एक लेवल आएगा 3, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा लेवल 4। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी का कौन कौन सा रोल रहता है ये हम देख लेते हैं। अलग अलग मैं मार्कर्स यूज कर लेता हूं, तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। पहली होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी ये सब का होती कहां पर? सीपीयू में ही होती है ये वाली मेमोरी, याद रख लेना। क्लियर, ये रजिस्टर मेमोरी कहां होती है? सीपीयू के अंदर। अभी हमने रजिस्टर मेमोरी नहीं पढ़ी है, छोटी सी डेफिनेशन से बता दूंगा, निश्चिंत रहना, बस समझ लेना। सबसे जब 0 लेवल पे जाएगी तो कौन सी मेमोरी होती है आपकी? रजिस्टर मेमोरी होती है। देन सेकंड नंबर पे कौन सी मेमोरी आएगी फिर आपकी? सोचिए जरा, रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी है, याद रख, सबसे फास्ट मेमोरी पूछ ली जाए तो वो होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी। फिर आती है आपके पास कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, क्लियर, ये भी कहां होती है? लेवल 1 पे आएगी। रजिस्टर मेमोरी के बाद कौन सी मेमोरी आएगी आपके पास? कैश मेमोरी। सबसे छोटी मेमोरी पूछ ली जाए रजिस्टर मेमोरी, सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर मेमोरी। ये कैसे बड़ा है ये चार्ट, ये भी मैं अच्छे से समझा दूंगा, बस ये नोट करते आप रहना। अभी एक एक करके क्रम से मैं आपको चीजें इसमें नोट करा देता हूं। फिर आता है आपके पास, देखिए आपकी मुख्य, फिर इसके बाद आ जाती है आपकी मुख्य मेमोरी, जिसमें हमारा मेन डेटा स्टोरेज होता है। इनका क्या यूज होता है ये भी मैं भी बता दूंगा, निश्चिंत रहिए। एक फ्लैश मेमोरी भी आती है। क्लियर, फिर आती है आपके पास एक मेन मेमोरी। मेन मेमोरी, मैंने आपको कौन सी मेन मेमोरी बताई थी अभी? याद कीजिए, कुछ बताया था मैंने आपको? डीरेम्स बताई थी मैंने आपको, हाँ, एसरेम डीरेम्स बताई थी मैंने आपको। अच्छा हाँ, ये जो होता है ना यहाँ पे एस, कैश मेमोरी का यूज कहाँ होता है? एसरेम में मैंने आपको लिखवाया था, एक पॉइंट लिखवाया था, एसरेम के अंदर कैश मेमोरी का हम यूज करते हैं। क्लियर, कैश मेमोरी कैसे काम करती है मैंने ये भी आपको बताया था। जब हम किसी चीज को, जब आप देखेंगे कोई डाटा हम सर्च करते हैं तो कुछ डाटा आपका कैश में चला जाता है, यानी वो डिलीट कर देते हैं, लेकिन इसके बाद में उसका कुछ भाग जो उस तरीके से वो कैश मेमोरी में जाके रहता है सेव। जब तक आप उसको कैश मेमोरी से डिलीट नहीं करते तब तक वो आपका डाटा वहां से डिलीट नहीं होता, तो वो रहता है कैश मेमोरी में आपके पास चला जाता है, स्टोर रहता है। क्लियर, अब हम मेन मेमोरी आपका आ जाएगा डीरेम। डीरेम कौन से लेवल पे आ रहा है ये देख लीजिए आप, ये आ रहा है आपका लेवल 2 पे। ये एसरेम हो गया आपका। फिर आ जाएगा आपका
मेन मेमोरी, यहाँ पे मेन मेमोरी, डीरेम, डीरेम्स, क्लियर। लेवल 2 जाएगा ये, लेवल 2, ये सब लेवल्स है ना। समझ में आ रहा है ना इतना। अभी ये कैसे हायरार्की बनाई है ये सब लिखने के बाद मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा। अब एसरेम डीरेम आपका हो गया। अब क्या बचा आपके पास यहाँ पर, यानी कि ये दोनों कौन सी मेमोरी हो गई यदि देखा जाए तो आपके पास ये वाली एसरेम और डीरेम, ये हो गई आपकी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, क्लियर। ये दोनों मेमोरीज आपकी कौन सी हो गई हैं, एसरेम डीरेम में हो गई आपकी दोनों की दोनों प्राइमरी मेमोरी आपकी हो चुकी है। फिर हम आते हैं, इसके बाद आते हैं, इसके बाद आती है हमारी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डिस्क। नोट करिए, मैग्नेटिक डिस्क। इसके अंतर्गत पता है ना आपको मैंने क्या क्या बताया था। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर जितनी भी हमारी डिस्क स्टोरेज होती है वो सारी की सारी आपकी आती है मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, क्लियर। फिर आता है एक आपका ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। जितने भी प्रकार के आपके जो सीडी डीवीडीज होती हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकल डिस्क के अंदर ही गति आते हैं, क्लियर। सीडी डीवीडीज जो होंगे वो सभी के सभी आपके ऑप्टिकल डिस्क के अंदर ही जो लेवल होता है उसी के अंतर्गत आपके सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। नोटेड। तो ये चीज आप समझ लीजिए। मैग्नेटिक डिस्क में आपके आ जाएगा, मैं यदि मैं आपको और इसको सिंप्लीफाई करूं तो जो अभी जस्ट आपको पढ़ाया है HDD और SSD, ये सब क्या है, ये आपके मैग्नेटिक डिस्क में आ जाएंगे। लेकिन जब मैं ऑप्टिकल डिस्क की यदि मैं बात करूंगा तो इसके अंतर्गत क्या आएगा आपके CD DVDs, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म होता है, इन सबके फुल फॉर्म्स आप मुझे बताएंगे क्या होता है, CD एंड DVD, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ही आते हैं। फिर एक में और आपको दिखा देता हूं, मैग्नेटिक टेप सबसे जो लास्ट में आता है आपका, इसी में लेवल 4 में ही एक रहता है आपका मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स मैंने कहा यूज करने बताया, जो कैसेट्स आती थी पहले की वो सब की सब आपकी मैग्नेटिक टेप्स में आ जाएंगी, क्लियर। चलिए, तो ये था आपका एक हायरार्की चार्ट मेमोरी का। इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इस बार भी प्रश्न पूछा गया था। मेमोरीज दे देंगे, इनको क्रम में जमाना था। अब जैसे मान लीजिए सभी मेमोरीज दिए, अब इनको क्रम में जमाना है आपको। ए पे कौन रहेगा, बी पे कौन रहेगा, सी पे कौन रहेगा, डी पे कौन आता, या तो वो डायरेक्ट इन नाम में दे देंगे या फिर DRAM HDD SSD CD इनमें से आपको दे देंगे, कैश मेमोरी दे देंगे, इसमें से आपको उसको जमाना है आपको। अब पूछ लेंगे या तो गति के आधार पर जमाइए कि सबसे ऊपर फास्ट कौन सी रहती है, फिर सबसे स्लो कौन सी, तो मैग्नेटिक टेप सबसे स्लो रहती है। ये क्रम रहता है इन सबका, क्लियर। ऑप्टिकल डिस्क आएगा, फिर मैग्नेटिक टेप आएगा, मैग्नेटिक डिस्क आती है, टेप्स आती हैं, अलग अलग चीजें हैं सब। ये बहुत कंफ्यूज होते, इसको ऐसे क्रम से बस याद कर लेना अच्छे से। इनके सबके फीचर्स हम देख ही चुके हैं एक एक के। बस ये हायरार्की इसीलिए लास्ट में बताया था आपकी, पहले ये सारी चीजें समझा दी ताकि अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्लियर। चलिए, अब मैं आपको इसमें एक चीज और दिखा देता हूं। अब इसमें हम कैसे हम चीजों को इन्होंने, इस चार्ट को इन्होंने कंप्लीट किया है, ये आप देखिए। अब हम स्टार्ट इसको कहां से पढ़ते हैं, इसमें देखिए 0 ऊपर लिखा है, लेकिन ये लेवल आपका है 3। अच्छा, लेवल मैंने नहीं लिखा ना यहाँ, ये है आपका लेवल 3 और ये भी, ये दोनों आपके लेवल 4 ही हैं। ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्लियर। तो ये आपकी कौन सी मेमोरी हो गई, ये आपकी हो जाएगी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। ये दोनों आपकी SRAM DRAM जिसमें आ रहा है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। अब देखिए इसमें गति का क्या रोल है, मैं आपको ये बता देता हूं। अब देखिए इसमें जब आप यहां से ऊपर जाएंगे, यानी आप जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसमें क्या होगा, कॉस्ट इसमें बढ़ती जाएगी। कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि कीमत जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपकी कीमत बढ़ती जाएगी, कीमत बढ़ती जाएगी, यानी कि पर लेवल आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक्सेस टाइम और कैपेसिटी क्या होगी, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, आपका एक्सेस टाइम जो होगा,
एक्सेस टाइम घटता जाता है, यानी कम होता जाता है। ये सब हम पढ़ ही चुके हैं, इन सब के विषय में एक एक करके डिटेल से हमने कंपैरिजन करके भी पढ़ा है। लेकिन याद रखिए, जैसे आप मैग्नेटिक टेप से ऊपर जाएंगे रजिस्टर मेमोरी तक तो इनकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जब ऊपर से जब आप नीचे आएंगे, सारा का सारा खेल गति का है यार, सारा का सारा टाइम खेल जो है ना कीमत का, पैसे का, वो एक्सेस टाइम का। जितना एक्सेस टाइम ज्यादा मिलेगा आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, जितना एक्सेस टाइम कम होता आएगा, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एक्सेस टाइम कम होता चला जाएगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको इसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। ये सारा का सारा खेल है, इन दोनों रो को अच्छे से समझ लेना, दोनों एरो को, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि गति कम होती जा रही है, कीमत बढ़ती जा रही है। बस सिंपल सा इतना खेल है। इस चार्ट में हमको इतना ही समझना और कुछ भी नहीं समझना है, इतना आप समझ लीजिए। सबसे सबसे तेज फास्ट छोटी मेमोरी रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी का यूज करते हैं हम, एसरेम में आ जाए, फिर एसरेम की कैटेगरीज आ जाएगी, फिर डीरेम की आ जाती है लेवल 2 पे, फिर हम एचडीडी एसएसडी लेवल 3 पे पढ़ते हैं, लेवल 4 पे सीडी डीवीडी मैग्नेटिक टेप्स पेन ड्राइव्स वगैरह जितनी भी सारी चीज होती है वो सबकी सब आपकी लेवल 4 में ही आती हैं। क्लियर? बस ये चार्ट था, और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर कहते हैं हम सर से प्रश्न नहीं बना, आईसीटी के प्रश्न गलत हो गए, हमसे प्रश्न गलत कर कर आते हैं। समझ लो तो प्रश्न कभी गलत होंगे नहीं आईसीटी से आपके। ये सारे के सारे आपका पूरा का पूरा मेमोरी था। तो मेमोरी हमारी लगभग खत्म हो चुकी है। तो 2 क्लासों में हमको लग गए मेमोरी खत्म करने में। इतना बड़ा टॉपिक है, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। मैं कह रहा हूं मेमोरी से कभी प्रश्न गलत नहीं जाएगा आपका, गारंटी दे रहा हूँ, कोई प्रश्न गलत नहीं जाएगा। कुछ चीजें भी जहां तक मैं देख लूंगा कुछ रहा होगा तो मेरे से, तो मैंने मोस्टली आपकी सभी चीजें आपको यहाँ पर कंप्लीट करा ही दी हैं। कल हम सभी के सभी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, कल से हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इसमें भी लगभग हमको 2 क्लासें लग जाएंगी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं आपके पास, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर देखना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखना है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर देखना है, इनको समझेंगे। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक रजिस्टर मेमोरी बताई दी है मोस्टली मैंने चीज इसमें की, रजिस्टर मेमोरी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, केस मेमोरी क्या है, ये सब एक मैं आपको बता देता हूँ। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, देखिए फ्लैश मेमोरी भी एक छोटी मेमोरी होती है, तेज मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी का यूज कहाँ होता है? तो फ्लैश मेमोरी का यूज होता है, आप नोट कर लीजिए, फ्लैश मेमोरी का यूज होता है जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर कौन सी मेमोरी चाहिए आपको, मोबाइल के अंदर भी फ्लैश मेमोरी का यूज होता है, वॉशिंग मशीन के अंदर भी फ्लैश मेमोरी का यूज होता है, डिजिटल कैमरा के अंदर फ्लैश मेमोरी का यूज होता है। फ्लैश मेमोरी का यूज क्या होता है? अब जैसे मान के चलिए आप मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, अब आपने अलार्म लगाया, अब आपको उठना है सुबह 5 बजे। अब फ्लैश का मतलब क्या होता है? चीजें याद करना समय पे। जैसे हम फ्लैशबैक में नहीं जाते, पीछे पुरानी चीजों को रिकॉल करते हैं, अरे हमको टाइम लगाया था हमने। वॉशिंग मशीन में भी यही होता है, वो एक समय के बाद कपड़े धोती है, फिर बंद होके उसको दूसरा गर्म करती है, उसमें जाके दूसरे फॉर्मेट में जाकर। ठीक उसी प्रकार से आपका जो मोबाइल फोन होता है, डिजिटल कैमरे में जब टाइमर लगाते हैं, आप 30 सेकंड का आपने टाइमर लगाया, आया वो टाइमर चलेगा, 30 सेकंड में आपकी फोटो क्लिक हो जाती है। अलार्म लगाते हैं सुबह 5 बजे, ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगता है। तो इसमें भी तो एक मेमोरी यूज कर रही होगी ना यार, सोचो कभी। आखिर इसे कौन सा सिस्टम होगा, आप टाइमर लगाते हैं और आपको वो उस टाइम पे वो चीजें मिलने लगती हैं। तो उस जगह पे जो काम होता है वो होता है हमारा फ्लैश मेमोरी का। ये सब छोटी मेमोरीज हैं, फास्ट मेमोरीज होती हैं। क्लियर? समझ में आ गया इतना? बस इतना ही था और कुछ भी नहीं था इसमें। रजिस्टर मेमोरी सबसे छोटी मेमोरी होती है, मैंने आपको बता ही दिया। स्थान इसका सीपीयू के अंतर्गत होता है। सबसे फास्ट मेमोरी होती है, सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी। बस खत्म, यही मेमोरी है। कैश मेमोरी में बता चुका हूं और आपको अभी मैंने लास्ट में फ्लैश मेमोरी भी बता दी है। तो तीनों मेमोरी भी मैंने आपको डिफाइन कर दी है, नोट कर लीजिए इन्हीं को। बस मेमोरी खत्म। कल हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, तो तैयार रहना, जितना पढ़ाया उतना पढ़ लेना। अभी तक राजेश पाठशाला से नहीं जुड़े तो साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा, घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंदित रहें, खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें। और अब मुझे दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं कल से फिर अपनी एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2025 के साथ।